हम बात कर रहे हैं नेक पेन, बैक पेन और sciatica के बारे में। और इसका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। सर्जिकल ट्रीटमेंट हम सबको मालूम है, सर्जरी इज़ देयर, बट सर्जरी का इतना फोबिया है, या इतने इश्यूज हैं, या इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इट्स टू मच ओवर डूइंग समथिंग। इसको इस तरह लेके चलिए, किसी को हार्ट पेशेंट को हो जाए तो हम मेडिकेशन देते हैं, पहले नहीं ठीक होता हम एंजियोग्राफी ठीक करते हैं, अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो फिर हम बाईपास सर्जरी करते हैं। बट ऐसा होता था आज से 40 साल पहले, जब एंजियोग्राफी नहीं थी तो सिर्फ बाईपास से ठीक होता था, और बहुत लोग सर्जरी नहीं कराते थे, और बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, और फिर कुछ लोगों की डेथ भी हो जाया करती थी। तो हमें उस चीज़ को हमारे यहाँ देखा गया है कि अब लेटली जब से एंजियोग्राफी स्टेंटिंग आ गई है, हमें बहुत कम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी जिनको हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, और मोस्ट ऑफ देम कैन वेल बी मैनेज विद दी स्टैंडिंग पार्ट, एंड और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। सेम वे जो स्पाइन का ट्रीटमेंट आ गया है, लेटेस्ट है, उसमें इससे ठीक हो जाता है। जो हमारा इंटरवेंशनल पेन ट्रीटमेंट है उससे बहुत अच्छा रिजल्ट्स हैं। आई एम गोइंग टू शेयर यू विद दैट नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट एज वेल एज बिफोर दैट आई विल जस्ट गिव अ वर्ड अबाउट प्रिवेंशन, कि हम उसको ना होने दें, उसके लिए क्या करना है हमें। ये देखा गया है क्रॉनिक पेन का इंसिडेंस डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम से ज़्यादा है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे कितनी पॉपुलेशन में डायबिटीज़, और ये एक और चीज़ देखिए, 80% लोगों को लाइफ टाइम में बैक पेन होगा ही होगा, और किसी गिवन टाइम में, जैसे आज की डेट में एट प्रेजेंट एट दिस टाइम दिस आवर 20% पॉपुलेशन को बैक पेन होता है विच नीड्स ट्रीटमेंट। तो हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए, मोर देन डायबिटीज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। हम लोग कितना सेंसिटाइज हो चुके हैं, डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है हम डायबिटीज़ में, और हार्ट डिजीज़ हमें मालूम है यंग पेशेंट में आजकल होना शुरू हो गया। कैंसर के लिए कितना हम सुनते हैं, कैंसर प्रिवेंशन के लिए कितनी बात करते हैं, बट हम कितना बात करते हैं बैक पेन या पेन प्रिवेंशन के बारे में, बहुत कम। इसलिए लोग सफ़र ज़्यादा करते हैं, बिकॉज जिस चीज़ को प्रिवेंट नहीं करेंगे वो ज़्यादा बढ़ के तंग करेगी, दैट्स द प्रॉब्लम बेसिकली। और पेन इज़ नॉट जस्ट वन थिंग, ये हमें एक चीज़ के लिए नहीं, मल्टीपल डायमेंशंस में हमें हिट करती है, जिसमें हम फिजिकल पेन तो देख रहे हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा जो फंक्शनल पेन हो रहा है, इमोशनल एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल है, सोशल है, और उससे बड़ा इंडिया के अंदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, वो हम कवर नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ इसी पार्ट को देख रहे हैं, और वो पीछे जो हिडन जोन है वो ज़्यादा कई बार हिट करते हैं पेशेंट को। तो हमें उन सब चीज़ के लिए भी कॉन्शियस रहना है और उसको प्रिवेंट करना है। ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग जिनको पेन होता है, और टिपिकली केमिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं भैया हमें थोड़ा पेन किलर दे दें, या हमें वोवरॉन की गोली दे दें, या डाइक्लोफेनेक की गोली दे दें, और केमिस्ट लोग दे देते हैं आजकल, क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिसिन भी हैं कुछ इनमें से, और कुछ वो अदरवाइज दे देते हैं बिकॉज हमारा बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं है। पर ऐसा देखा गया है कि जो लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, उनमें बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन होती हैं, और उनमें से वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन है कि उनकी किडनी डैमेजेस हो जाती हैं। अगर क्रॉनिक पेन किलर विदाउट गाइडेंस लेंगे या विदाउट चेकअप लेंगे, हम लोग किडनी फंक्शन कराते रहते हैं रूटीनली, जब हम देते हैं बियॉन्ड 2 वीक्स और 1 वीक, हम किडनी फंक्शन जरूर कराएंगे पेशेंट का, कि किडनी का इफेक्ट तो नहीं करा, बिकॉज हमें नहीं मालूम कि बेसलाइन किडनी की स्टेटस क्या है पेशेंट की। अगर ऑलरेडी डैमेज स्टेटस में है तो वो ज़्यादा हाई होकर आ जाएगा यूरिया क्रेटिनिन, और डायलिसिस की रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ जाती है कई बार, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में। तो हमें बहुत कंट्रोल रखना होता है पेन किलर। आज के लोग समझदार हो गए हैं, पेन किलर अवॉइड करते हैं, सेफ पेन किलर लेते हैं। कुछ सेफ पेन किलर है जिनको लिया जा सकता है और उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेजर। पर सेफ पेन किलर की एक जो थोड़ा नेगेटिव है कि उनमें इतना इफेक्टिव पेन रिलीफ नहीं आता। तो जो इफेक्टिव पेन किलर्स हैं वो किडनी को डैमेज करते हैं, तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है। तो हमें इस चीज़ को देखना होता है। हमने देखा गया कि हॉस्पिटल में जो 50% पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस यूनिट में हैं, उनमें डायबिटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथीज होती हैं। वो लोग ले रहे होते हैं विदाउट गाइडेंस, और उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, और देन दे गेट इनटू ट्रबल। और मैं कई बार पेशेंट को साफ कहता हूँ भाई आपने पेन किलर लेना जितना मर्जी ले लो, पर आपके पास एक स्पेयर किडनी होनी चाहिए जो आप किडनी आप एक्सचेंज कर सकें बाद में। तो पेशेंट को एकदम समझ आ जाता है नहीं से सीरियस मैटर, एंड दे स्टॉप टेकिंग पेन किलर विदाउट एडवाइस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। कुछ लोगों में जीआई ब्लीड होता है, हमें एसिडिटी का मालूम है, पर जीआई ब्लीड भी होता है, ब्लड भी देने पड़ जाते हैं कई बार। और कुछ पेन किलर हैं जो ब्रेन को या माइंड को हिट करती हैं, कॉन्शियस लेवल पे इफेक्ट करती हैं, कॉग्निटिव पावर पे इफेक्ट करती हैं, हमें वो भी अवॉइड करनी है। अब देखा गया कि हम जब लेते हैं पेन किलर देते हैं, रेस्ट है, फिजियोथेरेपी करते हैं, ट्रैक्शंस वगैरह देते हैं, हम बैक पेन की बात कर रहे हैं अभी, नेक पेन की, और उसके बाद सीधा ऑपरेशन एडवाइस कर दिया जाता था। आजकल बीच के 1-2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज में फिजियोथेरेपी के बाद हम इंजेक्शन ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद की एक स्टेज में हम निडल से लेज़र ट्रीटमेंट पास करते हैं, उसके बाद की एक स्टेज में हम निडल से ऊपर चले जाते हैं, स्कोप से ट्रीटमेंट करते हैं। ये बहुत अच्छे बीच के ट्रीटमेंट आ गए हैं। बहुत कम लोगों को, ऑलमोस्ट लेस देन 10% लोगों को ओपन सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। और कई बार ऐसा देखा गया कि सर्जरी के बाद भी पेशेंट को प्रॉब्लम है तो उनको हम टेकअप कर लेते हैं फॉर आर ट्रीटमेंट, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट, इंटरवेंशनल पेन ट्रीटमेंट। अब इतनी बात करने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि आजकल ये यंग लोगों में कॉमन होता जा रहा है।
पहले ओल्डर एज प्रॉब्लम होती थी। आजकल क्या है कि बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज, बिकॉज ऑफ काउच एंड स्लाउच, बिकॉज ऑफ ईजी लाइफ, एक्सरसाइज नहीं बची हैं, थोड़ा सा कोई शॉपिंग जाना है, पास में जाना है, तो आप गाड़ी उठाते हैं, बाइक उठाते हैं। और पहले लोग सिर्फ पैदल चलते थे, मीलों मील चलते थे हमारे फादर साहब के टाइम में। तो आजकल वो चीज़ नहीं रही है। यहाँ से अगर 5 किलोमीटर की शॉप है तो वो पैदल भी निकल जाया करते, साइकिल पे निकल जाते थे। आजकल वो नहीं बचा है। आजकल एवरीथिंग इज़ टू डू विद व्हीकल, मोटराइज व्हीकल पे चलता है सब कुछ। रिमोट से काम होगा, रिमोट पे चलेंगे, मतलब बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है। तो वो वजह एक बन गई है कि बॉडी की चेंजेस आ गए सारे मैकेनिज्म में, मसल्स में, पावर में, स्पाइन में, मैकेनिक्स में, सब चेंजेस आ गए। और एक चीज़ और जो देखा गया है कि जैसे आजकल ये जो रिवोल्यूशन आ गया है, व्हाट्सएप रिवोल्यूशन आ गया एकदम से, तो हमारा क्या हुआ है कि रिवोल्यूशन तो हमारा 10-20 साल में आ गया, और हमारी इवोल्यूशन है हज़ारों सालों की है, जो हम 4 पाए से 2 पाए बने। तो वो हम जो नया एकदम अचानक चेंजेस आए हैं, जो 10-10 जनरेशन में होता था, वो 10 साल में हो गया। वो हमारी बॉडी उसको कैचअप नहीं कर पा रही है, उस इवोल्यूशन को। इस वजह से वो चेंजेस, इतने मैसिव चेंजेस होने की वजह से वो स्ट्रेन पड़ रहा है। जैसे बच्चे लोग बहुत बैठ के पढ़ाई करते हैं, या काउच स्लाउच जैसे मैंने बताया, लोग सोफा में पोस्टर ठीक नहीं रखते हैं, और या फिर कुछ लोग जब देखा गया कि मोबाइल पे लगे रहते हैं, बहुत कॉमन है। 3 आवर्स पर डे की सिचुएशन है आज की डेट में यंग लोगों में मोबाइल के ऊपर काम करने की। और उसमें सबसे जो गलत हो रहा है वो रहा है उनके पोस्टर ठीक नहीं है। जो हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं, गर्दन झुका के काम कर रहे हैं जितना भी, उससे क्या हो रहा है कि हमारे 5 डिग्री एंगुलेशन पे नेक में, 5 पाउंड नेक पे मसल्स में वेट बढ़ जाता है। 10 डिग्री चेंज हुआ, 10 पाउंड वेट हो गया। 15 डिग्री अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे ये लोग बैठे हुए 15 डिग्री एंगल पे हैं नेक को, तो 15 पाउंड वेट मसल्स में पड़ेगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मसल्स में कितना स्ट्रेन आएगा, उनको पेन शुरू हो जाता है। एंड दे कम टू अस कि डॉक्टर साहब अपर बैक में और गर्दन में दर्द हो रहा है, और हेडेक भी हो जाता है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक। तो देन वी हैव टू ट्रीट इट, बट उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट है प्रिवेंशन। इसको होने मत दें, इसको अवॉइड करें। उसके लिए हमें उनको एजुकेट करना पड़ेगा। उनकी गलती नहीं, उनको मालूम नहीं एक्चुअली, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल आ गया, शुरू हो गए। और ये काम आजकल बच्चों में हो गया, मतलब जो 10-15 साल के बच्चे हैं उनमें शुरू हो गया है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में। तो हमें उनको सच में एजुकेट करना पड़ेगा, हमारे चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रंस को, नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और इवोल्यूशनरी पैंग जो है प्रॉब्लम है, हमारा स्पाइन बाय नेचर एस शेप में बना है, और जैसे हम ये काउच स्लाउच की पोजीशन लेते हैं, कंटिन्यूस सिटिंग करते हैं और पोस्चर को ध्यान नहीं रखते, तो सी शेप में आ जाता है। जो हमारा स्पाइन एस शेप में है, जैसे एस शेप में है ये, तो ये ऐसा स्पाइन एस शेप से सी से शेप में आ जाता है। और जैसे सी शेप में आएगा, जैसे पूरा ऐसे हो जाता है, तो उस पर डिस्क पे लोडिंग आ जाती है। इसको मैं एक बार फिर समझाऊंगा, अगर आपको यहाँ कैमरे से अगर विजिबल है, देख पा रहे हैं। कैन यू सी मी? कैन यू सी माई मॉडल? यू कैन सी, यू कैन, फाइन माई फ्रेंड्स। तो ये जो स्पाइन है, या थैंक यू सो मच। तो ये देख रहे हैं, अगर हम इसको आगे झुकाते हैं तो पीछे हमारी डिस्क ये बल्ज कर रही हैं, ये देखिए डिस्क बल्ज कर रही हैं। तो क्या होता है, जितना आगे झुकेंगे डिस्क पीछे बल्ज करेंगे, वीक स्पॉट है पीछे डिस्क में, यहाँ पे, वहाँ से डिस्क बाहर निकल जाती है, और यहाँ एरिया नर्व है ये। तो ये जब ये पीछे बल्ज करती है तो नर्व को हिट करती है, तो ये इश्यूज बनते हैं। और ये कंटिन्यूस सिटिंग से होता है, वन टाइम सिटिंग से नहीं होगा। लगातार बार बैठे रहेंगे, लगातार उसका ध्यान नहीं रखेंगे। तो मेरी एडवाइस रहती है, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, बीपीओज में हैं, कंप्यूटर्स में हैं, डेस्कटॉप जॉब है, बहुत लोगों का काम है, कंप्यूटर के बिना आज की लाइफ में कुछ भी नहीं है, आज की प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये करना है। मोबाइल भी आजकल इंपॉर्टेंट हो गया, प्रोफेशनली भी, वैसे भी, पर्सनली भी। प्रिकॉशंस लें, आइज़ के सामने रखें लैपटॉप को, सिस्टम को। जैसे ये नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे आप समझ जाएंगे कि हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए। देखिए, ये रिवर्स इवोल्यूशन की बात मैं जो कह रहा था कि हम वापस जाते जा रहे हैं, वो 4 पाए से वापस हमारा वही सिस्टम होता जा रहा है, और ये हमारा मेकअप नहीं कर पा रहा सिस्टम, हमारा इवोल्यूशन। ये देखिए, ये जो कंप्यूटर आइज़ के सामने आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो आर्म है ये रेस्टेड होनी चाहिए, चाहे वो सोफ़ा रेस्ट पे हो, या जहाँ चेयर हो, आर्म चेयर हो, उस पर रेस्टेड हो, या टेबल रेस्टेड हो, और आइज़ के सामने काम करें। तो इस पर मसल्स पे स्ट्रेन कम आता है। और स्पाइन को हमेशा एस शेप में रखें, सी मत होने दीजिए। जैसे ही सी हो जाएगा, यहाँ लोड आएगा डिस्क पे। और बहुत बच्चों की जो लैपटॉप काम करते हैं फॉर आवर्स टुगेदर, यंग, जो ये आजकल टेक वर्ल्ड आ गया इतना, और उनमें इतना काम कर रहे हैं, उनके आवर्स ऑफ जॉब बहुत है, स्ट्रेनियस जॉब है, तो उनमें बहुत दिखा गया। और इनमें एक और चीज़ देखी कि यहाँ से लोग 20-20, 30-30 माइल तो बाइक पे जाते हैं पहले, फिर वहाँ बैठ के घंटों काम करते हैं, फिर वापसी बाइक पे आते हैं। तो वो उनका तो सिस्टम को रेस्ट मिला ही नहीं, पूरे स्पाइन को रेस्ट नहीं मिला। देन दे स्टार्ट गेटिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है। मेरे आर्टिकल आते हैं, ये पेपर में आर्टिकल है, टेक्स नेक सिंड्रोम में से बोलते हैं। टेक्स नेक सिंड्रोम में आप गर्दन झुका के देखते रहिए, हो जाएगा। एक ब्लूबेरी थंब सिंड्रोम होता था पहले, जो आप बहुत ज़्यादा मैसेजिंग करते हैं तो आपके थंब पे स्ट्रेन आता है। दीज आर यंग एज प्रॉब्लम्स,
आई एम नॉट टॉकिंग ओल्ड एज नाउ। और ये पोस्चर का इशू है जो हम बात कर रहे हैं। चेयर ये ठीक है पर बैठने का तरीका गलत है। हमें इसको एस शेप में बैठना, सी शेप नहीं होने देना स्पाइन को। वी हैव टू मेक इट एन एस शेप कर, और इससे लोअर डिस्क में लोडिंग कम होती है, इवन सर्वाइकल में भी लोडिंग कम होती है। तो हमें ये थोड़ा कॉन्शियस होंगे, और इस मैटर ऑफ जस्ट बीइंग अप्रेज्ड रहना होता है। और ज़रा सा भी दिमाग में एक बात रखेंगे तो नहीं होगी। बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, अब सिर्फ उनको इतना ही टीचिंग देते हैं कि अपना पोस्चर कंट्रोल रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड बिलीव मी, कितने बच्चे सालों के बाद आते हैं, सर आपने एक ही बात बताई थी, हमने फॉलो किया और हम आज तक ठीक है। तो आई वॉन्ट कि बच्चों को हो ही ना, होने के बाद जब हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है तो हमें अच्छा नहीं लगता कि हमें हो क्यों गई, बीमारी ज़्यादा हो जाए तो ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। एक और चीज़ है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे देखा गया है कि जब हम लेटे हैं हमारी डिस्क पे भी 25 kg है ना, या और फिर लेटे से और साइड में 75 है, खड़े होते हैं 100 kg वेट है अगर हमारी स्पाइन पे, डिस्क पे। आई एम सेइंग एन एवरेज, सपोज इट्स वी टेक एन एवरेज, सिटिंग में 140 kg हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सिटिंग में वेट ज़्यादा है देन स्टैंडिंग, और सिट के अगर आप आगे झुक गए हैं तो दिस इज़ द वर्स्ट सिचुएशन। आप बैठ के आगे झुक के कुछ चीज़ उठा रहे हैं तो दैट गिव्स सो मच ए प्रेशर। दीज रेड जोन्स आर दी रिस्की जोन्स जहाँ डिस्क बर्स्ट हो जाती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हिस्ट्री देखी गई है, जो देखा गया है, पेशेंट कहते हैं मुझे बैक पेन था काफ़ी टाइम से और चल रहा था, मैं उसको आई यूज्ड टू टेक सम पेन किलर, सम रेस्ट एंड आई यूज्ड टू डू फाइन, किसी को कोई सीरियसली दिखाया नहीं। और एक दिन अचानक मैं ब्रश कर रहा था, या मेरे को वेट उठाया, या मैंने गाड़ी को निकाला, या फर्नीचर शिफ्ट किया, या हैवी कोई लोड उठा लिया, और आवाज़ आई, पॉप हुआ, और उसके बाद पैर बिल्कुल झूल गया। तो दीज आर नोन थिंग्स, इट गोज डाउन टू द लेग बिकॉज उस ऑन गिवन डे डिस्क बर्स्ट हो गई। एक और चीज़ कही गई है, आगे झुक के वेट मत उठाइए। कोई भी वेट उठाना है पहले नीचे दोनों नीज पे आइए और फिर उठिए, उससे स्पाइन पे लोड नहीं आता, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब इसको देखिए, ये जो डिस्क है हमारी, ये 7 लेयर में होती है। अब ये क्या होता है, यहाँ वीक पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, तो ये 2 लेवल पे यहाँ पे आगे कवर वीक होते हैं दोनों साइड में यहाँ पे। तो डिस्क साइडों में से बर्स्ट होती हुई इधर निकल आती है। पहले कुछ लेयर में जब डिस्क बर्स्ट होती है तो पता नहीं लगता, नेचर वाइज आप रिवर्स होती रहती है, नेचर का फेनोमेना है, क्योंकि ये कुशन्स हैं बॉडी के अंदर। पर अगर ये बाहर आ जाती है, आउटर लेयर में आ जाती हैं, तो ये सेंसिटिव होती हैं। यहाँ पेन होना शुरू होता है। आपको सिर्फ बैक पेन फील हो रहा है पर अंदर डिस्क रप्चर हो रही है, वो पेशेंट को नहीं मालूम, हमें मालूम है। तो हम कहते हैं रेस्ट करें, फिजियोथेरेपी करें, मेडिकेशन लें एंड बी फाइन। फॉर सम रीज़न अगर फिर भी पेशेंट केयर नहीं करता तो ये डिस्क बर्स्ट करके बाहर निकल आती हैं, एंड दैट बिकम्स ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। आई जस्ट शो यू एक यहाँ पे एक मॉडल है, मैं फिर दोबारा आपसे शेयर करना चाहूँगा। इफ़ यू कैन सी इट वेल, आई थिंक, आई होप यू कैन सी इट, आई फ्रेंड्स, कैन यू ऑल सी? Yes. Okay. Yeah. You can see. I can see myself also. Yeah, that's right. Because I'm keeping myself off the view. Now, ये एक नॉर्मल डिस्क है, ये वाइट जेली ब्लैक कवर है, नॉर्मल डिस्क है। ये डिस्क डिजेनरेट हो गई, ये ब्लैक हो गई डिस्क, हमें ऐसा कहा गया। ये अर्ली डिस्क डिजेनरेशन है, जब डिस्क टीयर होना शुरू हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स गोइंग आउटसाइड, ये बाहर की तरफ निकलना शुरू करती है। ये नॉर्मली शुरू में पता नहीं लगता पर रिवर्स हो जाता है ये। बट अगर नहीं केयर करेंगे तो इट गेट्स ऑन टू दिस स्टेज जब डिस्क निकल के बाहर चली जाती है, यहाँ से बर्स्ट करके बाहर आ जाती है, एंड इट टचेज द लेग रूट्स एंड देन पेन गोज डाउन द लेग। तो एक इश्यू है जो लोगों को मालूम नहीं है, ये स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं। तो ये अंडरस्टैंड, नॉर्मल से शुरू करते हुए ये हायर डिजीज स्टेट है, यहाँ हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, पेशेंट को छोड़ नहीं सकते, यहाँ लेना पड़ जाता है। तो ये एक जो ये प्रॉब्लम क्या है, नेगलेक्ट प्रॉब्लम है। जिसको नहीं मालूम है, जो नहीं समझ रहे हैं, वो इस चीज़ में ट्रैप हो जाते हैं, और जो लोग समझ आ रहे हैं वो पहले से अपने को रिवर्स कर लेते हैं और बच जाते हैं। हालांकि आज की डेट में हमारे पास नॉन सर्जिकल बहुत ऐसे ट्रीटमेंट आ गए हैं, हमें ज़रूरत नहीं है सर्जरी की, मैं फिर बोल रहा हूँ। बट कुछ पेशेंट 5-10% पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा डिस्क खराब हो जाती है, उनको सर्जरी चाहिए तो चाहिए, एज गुड एज दैट। फिर हम अवॉइड नहीं करते, फिर हम खुद ही कहते हैं आप सर्जरी कराएं, ठीक है। हालांकि हमारे पास नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमारी पहली कोशिश यही रहती है कि उनको नॉन सर्जिकली हम बेटर कर सकें। अब ये हमारे जो बैक पेन है उसमें कई रीज़न है। ये हमारे बहुत सारे लिगामेंट्स हैं जो वीक हो जाते हैं, टीयर हो जाते हैं, जिनकी वजह से पेन होता है, एसआई जॉइंट पेन या लिगामेंट पेन, मस्कुलर पेन जिसे हम कहते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। एंड दिस इज़ ऑटो करेक्टेड विद मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, सिकाई एंड ऑल दोज लोकल रेमेडीज, दे डू वेल, एंड यू कैन सी ए जीपी ऑल्सो। बट अगर ये ठीक नहीं हो रहा, 4 हफ्ते हो गए और कोई ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर पेन ठीक नहीं हो रहा, इट्स टाइम टू सी ए पेन स्पेशलिस्ट टिपिकली, बिकॉज क्योंकि या तो पकड़ नहीं हो रहा पेन ठीक से, या ठीक से ट्रीट नहीं हो रहा, उस वजह से वो बढ़ जाएगा, तो हमें वो रिस्क नहीं लेना बढ़ाने का उसको। एसआई जॉइंट पेन होता है, डिस्क के पेन होते हैं, तो जैसे मैंने कहा, और ये नर्व्स के पेन अलग से हो जाते हैं अगर नर्व प्रेस हो जाए तो हमें उन चीज़ों से बचना है, अवॉइड करना है।
क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिन लोगों को बैक पेन होता है? कुछ रीज़न मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें एक डिस्क प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। डिस्क डिजेनरेट हो जाता है, जैसे लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं, डिस्क नॉर्मली काली होती हैं, दैट्स ओके, दैट्स नेचुरल। पर अगर डिस्क बर्स्ट होनी शुरू हो जाए वो अननेचुरल है। ठीक है। और स्पाइनल स्टेनोसिस हो जाती है, ओल्डर एज में स्पाइन टाइट होनी शुरू हो जाती है। तो हमें देखा गया कि लोग जो कार्ट होता है, शॉपिंग कार्ट सिंड्रोम, उसको पकड़ के आराम से चल लेते हैं, शॉपिंग कार्ट को, या आगे झुक के चल लेते हैं, उनको सीधा करें तो चल नहीं पाते हैं, स्पाइन उनकी पोजीशन टाइट हो जाती है। इसको हम इस तरह लेके चलेंगे जैसे ही हमारी ये चीज़ पोजीशन है स्पाइन की, तो यहाँ से टाइट होना शुरू हो जाता है, ये पोजीशन टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। और वो जब आगे झुक के चलता है तो थोड़ा सा उसको स्पेस मिलता है, ठीक फील करता है। जैसे सीधा होते हैं ये टाइट हो जाता है, तो उनको पेन होता है, लेग्स में जाता है, वो चल नहीं पाते हैं। तो ये स्पाइनल स्टेनोसिस है। और इन्फ्लेमेटरी होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको स्पाइन आर्थराइटिस एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। वो एक अलग प्रॉब्लम है, उसके लिए रूमेटोलॉजिस्ट को हम भेजते हैं दिखाने के लिए। इन्फेक्शन इंडिया में कॉमन है एक प्रॉब्लम, टीबी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर स्पेशली। बहुत पेशेंट देखते हैं, मतलब हर 10 सीरियस पेशेंट में से एक पेशेंट को टीबी होगी स्पाइन की। ट्रीटमेंट सीधा है, टीबी की दवाई लीजिए, पर अगर वही दवाई ठीक से टाइम से नहीं लें, उसको नेग्लेक्ट हो जाए, पेशेंट लेट प्रेजेंट करे, तो वो फिर प्रेजेंट करते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के साथ कि कॉर्ड दब गई है, नर्व दब गई और पैरों में इफेक्ट आ गया है, देन बिकम्स ए प्रॉब्लम। और खुद से टीबी भी खुद पेन करती है, बोन टीबी खुद से भी पेन करने लगती है। तो हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कंट्रास्ट स्टडी करते हैं, पेट स्कैन करते हैं, पकड़ के उसको ETT देंगे, साल भर में ठीक हो जाएगा। एज ए रूल टीबी का पेशेंट स्पाइन का है तो एज ए रूल ठीक होगा वो। हैंची नथिंग सर। फाइन। सो नाउ द अदर प्रॉब्लम विच इज देयर इज ऑस्टियोपोरोसिस। अब जैसे कि बड़ा सिंपल सा है, हम लोगों की अब इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80s में जाती जा रही है। पहले अब जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई थी तो 30s या 40s में थी हमारी एक्सपेक्टेंसी कि कोई अगर रहेगा तो इतने साल रहेगा, नॉर्मली एवरेज। अब वो एवरेज जो एज है वो 80s में जानी शुरू हो गई है, इवन जापान में तो 90s में चली गई है। तो अगर इतनी एज में जाएंगे तो ऑब्वियसली बोन एम्प्टी हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन हो जाता है। तो ये देखा गया है कि वो लोग पहले से कॉन्शियस हो जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का, तो इतना सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होने देते कि उसमें प्रॉब्लम हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए। पर इंडिया में बिकॉज लोग कॉन्शियस नहीं है, इतने वेल एजुकेटेड नहीं है, स्पेशली लेडीज़ पोस्ट मेनोपॉजल ये ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन है, तो उनमें फ्रैक्चर्स भी होते हैं, स्पेशली भी ट्राइबल ट्रॉमा, बहुत लाइट ट्रॉमा से भी फ्रैक्चर हो जाता है, बाथरूम में स्लिप करके फ्रैक्चर हो गया। तो ये बहुत छोटे से हिस्ट्री है और इसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मैं आपको अभी शेयर करूँगा। आज मैं देखूंगा मैं कितना टाइम आज मिल पाता है, उतनी बात आज करूँगा, फिर हम किसी और दिन बाकी बात कर लेंगे, बट आई ट्राई टू सी हाउ मच आई कैन कवर फॉर यू। एंड कैंसर है, इट्स ए नोन। बाय द वे मैं थोड़ा आइडिया दे दूँ, जो स्पाइनल कॉर्ड द वर्टिब्रल कॉलम है, जो स्पाइन है, मैक्सिमम कैंसर स्पाइन में देखे गए हैं, विच इज़ सेकेंडरी कैंसर, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी कैंसर कहीं भी हो, उसके सीड्स हैं या उसकी मेटास्टेसिस हैं, वो स्पाइन में बहुत कॉमन होती हैं और इसलिए वो पेन करने लगती है। और कई बार पेशेंट प्रेजेंट ही वहीं से स्पाइन मेटास्टेसिस से करता है कि स्पाइन के अंदर कैंसर के सेल आ गए या कैंसर की प्रेजेंटेशन हो गई, तो आया कहाँ से? तो बहुत बार देखा गया है कि वो लंग से आ रहा है, किडनी से आ रहा है, थायराइड से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है, और ब्रेस्ट से आ रहा है, यूट्रस से आ रहा है, पर और या प्रोस्टेट से, बहुत दैट मैटर, बहुत कॉमन प्रोस्टेट कैंसर बोन में मेटास्टेसिस प्रेजेंट करने में। तो फिर वो पता लगता है कि उनको वहाँ था, प्राइमरी नहीं मिलती, सेकेंडरीज प्रेजेंट करती हैं कई बार। अगर कॉर्ड दब जाए, जो कुछ लोगों में देखा गया है, मैं कुछ केसेस शेयर करूँगा, तो पैरों और ब्लैडर में इफेक्ट आता है, लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत हो जाती है। हमें नहीं होने देना, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमें नहीं होने देना, हमें उससे पहले पकड़ना है पेशेंट को। फीवर, वेट लॉस होता है, वी एक्सपेक्टिंग कि हाँ इन्फेक्शन की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। कभी कभी कैंसर में भी होता है, बहुत हैवी पेन हो रहा और इम्प्रूव नहीं हो रहा, 4-6 वीक्स में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, टीबी हो सकता है, कैंसर हो सकता है। कैप्चर रेट, रात को पेन हो रहा है ज़्यादा लेटने में, तो मोर सो इन ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर में होता है। अर्ली मॉर्निंग पेन हो रहा है, सुबह उठते ही मतलब 10-15 मिनट, आधा घंटे तक चलना फिरना मुश्किल है, बैक पेन हो रहा है, मोस्टली आर्थराइटिस का पेन होता है। और स्पाइन में आर्थराइटिस होती है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो कॉमन है और वो नहीं होने देना। अभी देखिए ब्लैक डिस्क है, किसी भी सर्जन के पास जाएंगे दुनिया में, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। नो, क्यों? इसमें कुछ सर्जरी लायक कुछ है ही नहीं है। सर्जरी मीन्स काटा पीटी, इसमें काटा पीटी का माहौल नहीं, बिकॉज ये कुछ हद तक डिस्क डैमेज होगी, डिजेनरेट हो गई है। आजकल क्या चीज़ है, आजकल इसमें बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं, विच इज़ रीजनरेटिव मेडिसिन, स्टेम सेल थेरेपीज जैसे बोलते हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन है। और उसमें मैन्योर करते हैं हम दोबारा से डिस्क को, डिस्क की न्यूट्रिशन पुअर हो रही है या उसके स्टेम सेल पुअर हो रहे हैं, तो हम PRP थेरेपी या बायोलॉजिक्स थेरेपी बोलते हैं। कई बार स्टेम सेल या बोन मैरो से निकाल के सेल्स कंसंट्रेट करके वो डिस्क के अंदर वापस डाल देते हैं, तो डिस्क दोबारा से रीफॉर्म हो जाती है।
मतलब आप ये समझिए स्टेम सेल होता है, एक सेल से पूरी बॉडी बनती है, ह्यूमन बॉडी, आप समझते हैं इस बात को। और उसी तरह ये कुछ सेल्स होते हैं जो दोबारा से किसी चीज़ को रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। ऐसा नी में भी देखा गया है, जैसे आजकल लिवर रीजनरेट कर लेते हैं लोग, लंग रीजनरेट कर लेते हैं ये लोग। सेम सिचुएशन हम कार्टिलेज रीजनरेट कर लेते हैं, जो नी के लिए या स्पाइन के लिए डिस्क को रीजनरेट किया जा सकता है इन स्टेम सेल थेरेपी से। अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा, स्लाइड को। ये इनिशियल मैंने आपको पहले दिखाया, डिस्क टीयर शुरू हुआ, ये बढ़ गया, ये बर्स्ट हो गई डिस्क। तो जब ये स्टेज है तो बैक पेन हो रहा है, बर्स्ट हो गई और नर्व को टच कर गया तो लेग पेन में कन्वर्ट हो गया। बहुत टिपिकल हिस्ट्री मैंने बताई, पेशेंट बैक पेन था जी और आज सुबह से मेरा तो पैर खड़ा नहीं हो जा रहा टिपिकली, देन इट कीप्स फॉलिंग अपार्ट, और ये नर्व प्रेस हो रही है, यहाँ पे आके नर्व को प्रेस कर दिया, ये टीयर है, ये यहाँ बंद था, ये यहाँ टीयर हो गया, एंड दैट इट कम्स सो। मतलब एक सब बात समझिए, जैसे पेनक्रियास के जो जूसेस हैं वो डाइजेस्ट करते हैं फूड को, अगर पेनक्रियास के अंदर रहते हैं और फूड पाइप से होते हुए ड्यूडेनम में आते हैं, पर अगर लीक कर जाए पेनक्रियास के जूसेस एब्डोमेन में तो पेनक्रियाटाइटिस होता है, विच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। तो हमें वो नहीं होने देना, हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है। सेम सिचुएशन देखा गया, जो डिस्क मटेरियल है विच इज़ एसिडिक, वो नर्व को बहुत इरिटेट करता है और नर्व बहुत पेनफुल हो जाती है, जैसे पूरी लेग में पेन ट्रांसफर होता है, विच इज़ सियाटिक पेन टिपिकली। और ये एज पर द रूट मैप, हम डर्मेटोम्स बोलते हैं इसको, हमारी बॉडी मैप्ड है पूरी, सिर से लेकर पैर तक मैप्ड है, और ऐसे अलग अलग पेन मैप्स आते हैं, नर्व हैं वो मैपिंग करता है और वो पेन ट्रांसफर हो जाता है लेग में। जैसे ये नर्व, ये डिस्क बाहर आ गई, डिस्क बर्स्ट हो गई, और ये हमारी नर्व प्रेस हो गई, अगर इधर आके नर्व प्रेस हुई तो वो पैर में आ जाएगा। अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे, जैसे पेशेंट कश्मीर से आई थी, अगर ट्रीट नहीं करते हैं तो ये फुट डी फंक्शन हो जाता है, फुट ड्रॉप बोलते हैं इसे हम, फुट ड्रॉप हो गया, ख़राब हो गया, नर्व डैमेज हो गई और पैर उठाना मुश्किल होता है। अगर इसको हम कुछ घंटों में या दिनों में हम ठीक कर लेते हैं तो पेशेंट का फंक्शन आ जाएगा वापस। अगर वो डिले हो गया तो पेशेंट, हम चाहे डिस्क हटा दें, कुछ भी करें, फंक्शन वापस नहीं आएगा। ये अर्जेंसी इमरजेंसी केसेस होते हैं, इनको हमें अर्ली टेकअप लेना पड़ता है, जल्दी करना पड़ता है। जैसे कुछ पेशेंट है, अभी इस पेशेंट का हार्ड लक देखिए, एक सर्जरी इसकी 7 साल पहले हुई थी पहले, फिर इसकी दूसरी सर्जरी यहाँ पे हुई, एंडोस्कोपी डिसेक्टमी हुई, फिर थर्ड सर्जरी माइक्रो डिसेक्टमी हुई ऑल इंडिया मेडिकल में, फिर भी पेशेंट लिस्ट है, टेढ़ा है, देख रहे हैं पेशेंट खड़ा नहीं पा रहा, टेढ़ा है। कुछ हार्ड लक सिचुएशंस होती हैं जब नहीं सेटल होता, तो ऐसे एज ए रूल देखा गया, अगर पहली सर्जरी कामयाब नहीं तो दूसरी कामयाब होने के चांसेस कम हैं, और तीसरी के तो एकदम कम हो जाते हैं, बिल्कुल हाफ होती है, जब होता जाता है विद ईच न्यू सर्जरी चांसेस हाफ हो जाते हैं, 50% ऑफ द फर्स्ट सर्जरी। तो वो सिचुएशन ये होती है, ये लोग फिर सफ़र करते हैं। इसके लिए हमारे पास आजकल ट्रीटमेंट आ गए विच आर निडल ट्रीटमेंट्स। ये हम निडल से नर्व को ओपन कर लेते हैं, न्यूरोप्लास्टी बोलते हैं इसको, नर्व को ओपन कर सकते हैं, और ये हम एक्सरे गाइडेंस में करते हैं। ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ एक्सरे गाइडेंस, लाइक एंजियोग्राफी होती है, जैसे एंजियोग्राफी जैसे निडल ट्रीटमेंट है सारा ये। कई बार हम अल्ट्रासाउंड भी आजकल यूज़ करते हैं और इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है अल्ट्रासाउंड से। नो सर्जरी, नो कटिंग ऑफ द बॉडी, हम लोग ब्लेड हाथ में नहीं उठाते हैं, सिर्फ निडल से काम करते हैं। एंड दिस इज़ लाइक अनदर पेशेंट, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट केस किया था ये। आई प्रेजेंटेड इन द वर्ल्ड कांग्रेस इन न्यूयॉर्क, वर्ल्ड कांग्रेस इन जेजू आइलैंड साउथ कोरिया, ये मैं प्रेजेंट करके आया। और अभी मैं न्यू जर्सी फिर गया था, अभी इस नवंबर में 5 नवंबर को, वहाँ भी प्रेजेंट करके आया, वर्ल्ड कांग्रेस न्यू जर्सी में ये प्रेजेंट करके आया। ये दिस इज माई वर्क, यू नो, एंड इट इज़ वेरी वेल अपलॉडेड, अप्रिशिएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आई डू बैलून न्यूरोप्लास्टी, ब्रिडियोप्लास्टी, ये मैं करता हूँ, और ये निडल ट्रीटमेंट है दिस। और इससे हम नर्व को ओपन करते हैं, जैसे हार्ट में एंजियोग्राफी करते हैं, बैलून से ओपन कर लेते हैं, हम स्पाइन से बैलून से ओपन कर लेते हैं। इसकी इनोवेटिवनेस ये है। और ये मेरा प्रेजेंटेशन था, एपिड्यूरल बैलून न्यूरोप्लास्टी एंड फोरामिनोप्लास्टी एंड इनोवेशन, डॉक्टर नीरजन, एंड दिस वाज इन जेजू आइलैंड इन 2016 Jeju Island, and this was the 5th World Congress of Minimal Spine Surgery and Techniques, and this was my presentation there. ऐसा देखा गया लेटली कि जो स्पाइन के इंजेक्शंस हैं, ये दिस इज टेकिंग प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर ट्रीटमेंट्स बिफोर सर्जरी, बिकॉज हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो हम पेशेंट को सर्जरी के लिए क्यों टेकअप करेंगे, हमें अवॉइड करनी होती हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है जितना नॉन पहले प्रिवेंट कर लो, और जितना नॉन सर्जिकल हो उसके बाद वो कर लो, और फिर नहीं हो तो फिर सर्जरी ठीक है। एंड दिस इज स्लिप डिस्क विद sciatica, न्यू नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, एंड दिस इज माई न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, मैं शेयर करूंगा ग्रुप के साथ, तो आप शेयर कर लीजिएगा आपस में। एंड दिस इज द ईरा ऑफ इवोल्यूशन, हम लीस्ट इन्वेजिव, जितना कम से कम में अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं, और टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करती है इसमें। हम डिस्क के अंदर ओजन पास करते हैं, बहुत अच्छा काम करती है, डिस्क को श्रिंक करती है, हार्ड कर लेती है, कोई भी खर्चा नहीं है, बहुत लो कास्ट ट्रीटमेंट है। या डिस्क के अंदर निडल डाल के उसके अंदर हम RF पास करते हैं, 1 निडल से या 2 निडल से, बाइकोप्लास्टी बोलते हैं, और उससे बड़ी डिस्क मिल जाती है हमको, डिपेंड करता है कौन से स्टेज में पेशेंट आए हमारे पास, तो हम इसको पकड़ के डिस्क को आउट कर लेते हैं।
या फिर एक जैसे एक ब्रोंकोस्कोपी करते हैं दूरबीन डाल के, तो इस तरह करके हम जाके डिस्क को लेज़र पास कर देते हैं। ये हमारे पास लेज़र मशीन है, इंडिया के अंदर शायद 10 मशीन ही होंगी मुश्किल से। ये लेज़र मशीन है, ट्रू लेज़र मशीन है, जिससे स्टोन भी ब्रेक कर सकते हैं। उससे हम डिस्क को हम ट्रीट कर लेते हैं। और अगर डिस्क बड़ी है तो हम ये डीकम्प्रेसर आता है, ड्रिल होती है, माइक्रो ड्रिल, बहुत फाइन है। अगर आप वो ध्यान से देखें तो वेरी मिनिमल सा 1-2 मिलीमीटर की, और ये ड्रिल आउट कर लेता है। जैसे वॉल के अंदर आजकल बिट की बजाय ड्रिल बिट डालते हैं तो ड्रिल करते हैं, सेम वे ड्रिल आउट कर लेता है डिस्क मटेरियल को। तो डीबल्किंग हो जाती है हमारी डिस्क की, एक एडवांटेज पोजीशन है ये। तो ये देखा गया डिस्क कई स्टेज में मिलती है, ये अर्ली स्टेज है, इसके लिए कुछ नहीं, मेडिसिन देंगे, फिजियो देंगे एंड ऑल करेंगे। इससे बड़ी स्टेज में मिल जाती है डिस्क। अगर अब एक चांस है एक पेशेंट में तीनों हैं, बड़ी मिल जाती है, बैक पेन कर रही है, तो इसके लिए एनुलोप्लास्टी करते हैं निडल से। उससे बड़ी डिस्क है, ये बाहर आ गई है, गर्दन बड़ी, हेड बड़ा हो गया, गर्दन छोटी है, वापस नहीं जाएगी, उस सिचुएशन में हमें ये पीस आउट करके यहाँ सील करना होता है। ये है हम कोशिश करते हैं भाई इसी में ही रिवर्सल हो जाए शुरू में ही, और ये स्टेज ना बने। बाय द वे ये पहले स्टेज में थी, सीधा तो बड़ा नहीं हो, पेड़ हमेशा पहले पौधा होता है फिर पेड़ बनता है। तो सिचुएशनली ये है कि जब अर्ली हो, जितना जल्दी हो रिवर्स कर लें उतना अच्छा है। ये नहीं तो बड़ा पीस है, ये सिंगल गो में बड़ा पीस, हम ये शीट है 6.5 mm शीट है, इसके थ्रू हम इतना बड़ा पीस निकाल देते हैं, बिकॉज ये पीस जीने देगा, खड़ा नहीं होने देगा पेशेंट को। तो दीज आर फ्यू ट्रीटमेंट्स विच आर वेरी इफेक्टिव, वेरी गुड। Prevention is the key. That's the role model. I'll take a break for 2 minutes. Anybody has got any questions, I would appreciate if you ask me those questions, and I'll go ahead with that thereafter. I would appreciate if you have anything in mind, you can ask me. Thank you, sir. But I have covered 1/3 of the talk, but we have another 2/3. So I'm going step by step. If you have anything, or I can go ahead. If you want me to go ahead, and we have questions at the end, I am fine with that also, depending on how much you can take, you know. थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो है सर बहुत अच्छा हमें विजडम भरा हुआ बकेट और बास्केट दे दिया है। तो लेट्स होप द बेस्ट अवर दिस व्यूअर्स, दे विल एक्ट अपॉन योर वाइज एडवाइस एंड प्रिवेंट दिस crisis in their body. Yeah, I think there's so much to talk, so much to cover. I think if you don't have questions now, I think I'll go ahead, and at the end of the talk we can have a good question answer session. But if you think anytime you want me to take a halt, I'll take a halt, and then you have questions, we can cover questions, and otherwise I can continue without any issue, because my presentation is kind of very informative and it's very useful. Many people will realize, उनके वो अभी नहीं शायद मालूम पड़ेगा क्योंकि उनके यहाँ अभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है, देन दे रियलाइज माई वर्ड कि डॉक्टर साहब ने बोला था, एंड दिस मीन्स ए लॉट टू देम। देन ऐसा होता है, जैसे आप बहुत लोगों को एडवाइस करते हैं कि सड़क दाएं बाएं देख के क्रॉस करना, कई लोग मतलब सुनते नहीं, ध्यान नहीं देते, और एक बार जब एक्सीडेंट होने लगता है देन दे रियलाइज वो बोला था किसी ने। सो दोज आर फ्यू पॉइंट्स, सो पीपल हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट। और मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, प्रिवेंटिव मोड पे ज़्यादा रहें, क्यूरेटिव तो हमारे पास है ही है, ना ही हो तो हमें खुशी होगी। सो आई एम गोइंग हेड नेक्स्ट, गो हेड विद द टॉक। Thank you, sir. Please go ahead with your talk, sir. Yeah. We can have the question answer session after your. Sure. Please. So this is about the mechanics. Normally 80% of the weight is carried by the. Now this is my spine model. 80% weight is carried through the spine or the disc for that matter. Only 20% weight is carried at the back of the spine. So what happens is जब disc disease हो जाता है, ये weight carry नहीं कर पाता. For example, I have got 2 discs in here. एक disc ये है और एक डिस्क ये है। ये वेट तो पीछे नहीं आने दे रहा, पर जब डिस्क डैमेज हो गया तो इसका लोडिंग पीछे चला जाता है स्पाइन में, जब यहाँ बैक में जॉइंट्स पे, तो देन स्टार्ट बॉदरिंग, फिर ये हर्ट करना शुरू हो जाता है। 2 डिस्क आपके सामने है, तो इसमें बैक में लोडिंग आने से वो जॉइंट्स में हर्ट आता है। और हमारे हर 2 वर्टिब्रा के बीच में 2 छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, बिकॉज दे आर हेल्ड बाय द लिगामेंट्स एंड ऑल। तो इनके ऊपर स्ट्रेन आता है, इसको स्पाइन आर्थराइटिस बोलते हैं। और ऐसा देखा गया है कि 80% लोगों को 40% लोगों को जिनको स्पाइन में पेन हो रहा है, उनको स्पाइन आर्थराइटिस का पेन हो रहा है, डिस्क का पेन नहीं है। हमें ये भी बात समझनी है कि सारे पेन स्पाइन जो बैक पेन है वो डिस्क के नहीं है, कुछ स्पाइन आर्थराइटिस के पेन है। अब ये देखिए ये कहाँ पेन करता है, ये बैक में पेन कर रहा है, स्पाइन आर्थराइटिस के पेन है, डिस्क की वजह से नहीं है। ये देखिए ये डिस्क ब्लैक हो गई, पर इसको पेन स्पाइन आर्थराइटिस का भी हो सकता है डिस्क के अलावा। और ये देखें लोगों हम देखते हैं बर्न होके आ जाते हैं सिकाई कर करके, ये देखिए बिल्कुल काला हो गया, या फॉर दैट मैटर ये पेशेंट है इसको पहले ऑपरेशन हो गया है और फिर भी ये पेशेंट सिकाई करके काला, बिकॉज पेन रिलीफ पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे पेशेंट में हम क्या होता है, स्पाइन के जॉइंट्स में जो इंजेक्शन है ये लगाते हैं, इससे फ़र्क पड़ जाता है काफ़ी अच्छा।
और अगर इससे बार बार दर्द हो रहा है तो ये जो नर्व सप्लाई कर रही है, ये सप्लाई जॉइंट को कर रही है, इसको हम ब्लॉक करते हैं। बहुत ईजी है। ये जॉइंट इंजेक्शन हो गया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर रिपीट हो रहा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो हम नर्व को ब्लॉक कर देते हैं और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी की टेक्निक है, बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है। ये सालों साल ब्लॉक रहता है इससे और कोई फ़र्क नहीं, नुकसान कुछ नहीं, फ़ायदा ही है अगर पेन हो रहा है तो। और कई बार यही पेन है, डिस्क का पेन नहीं होता कुछ पेशेंट को, तो हम इसी को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। और कई बार है कि अगर जैसे सर्जरी भी हो गई और पेशेंट को शिफ्ट हो गया पेन ऊपर, अब फिर हमें यहाँ की नर्व ब्लॉक करनी पड़ती है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ये करते हैं। अब देखिए पेशेंट बेचारे की सर्जरी भी हो चुकी है, आप देख रहे हैं, पर पेशेंट पेन में है, तो ये जॉइंट पेन कर रहा है, अब वो डिस्क पेन नहीं कर रही है। कुछ लोगों में देखा गया जैसे हड्डी आपस में जुड़ रही हैं, टच हो रही हैं, यहाँ पे 5% लोगों में से, उन 20 में से एक पेशेंट आप समझिए, यहाँ पे ये बोन टच हो रही है, आप देख रहे हैं इधर नहीं है, ये क्लियर है आपस में, ये बोन टच हो गया आपस में। जब बोन टच करती है, बोन रबिंग शुरू हो जाती है, तो पेन करने लगती है। उस सिचुएशन में हम नीडल डाल के उसका पेन ठीक कर लेते हैं। अब ये देखिए सामने सीटी मॉडल है, ये क्लियर है, यहाँ पे ये टचिंग रबिंग हो रही है, रबिंग होगी तो पेन होगा, फ्रैक्चर जैसे पेन होता है। स्पेशली जब रात को लेटते हैं तो पेन ज़्यादा होता है, उन लोगों में इट इज़ क्यूरेबल, ट्रीटेबल, इसके लिए सर्जरी नहीं चाहिए। निडल डाला, RF किया और उसके अंदर केमिकल डाल दिया और नर्व ब्लॉक कर दी और पेन खत्म हो गया। कुछ लोगों में SI जॉइंट का पेन होता है बैक में, जो वहाँ से साइड से चलते हुए और काफ में नीचे आ जाता है, ये सैक्रोइलिक जॉइंट पेन है और इसको हमें समझना पड़ेगा। बहुत बार देखा गया कि हम पेन को समझ नहीं पाते कौन सा दर्द है, क्योंकि पेंडोरा इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हमें वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना होता है, ये पेन है और उसी को ठीक करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका कई बार एग्जाम्पल देते हैं और बहुत पुरानी बात कहावत कही गई है, एक पूरी फैक्ट्री बंद हो गई और एक इंजीनियर को बुलाया गया, भाई इसको आप ठीक कर दो, बोले मैं ठीक कर दूंगा। तो उसको बोला कितने पैसे, बोले $1000। तो वो आके उसने एक पेज था उसको टाइट किया, $1000 उसने मांगे। अब वो जो मालिक था उसने कहा एक पेज के $1000, 10, 20, $100 तक ठीक है। उसने कहा नहीं, पेज लगाने के तो मैं $10 लूँगा, कौन सा पेज लगाना, उसके $990 है। तो सिचुएशन ये है कि ऐसा देखना इंपॉर्टेंट है, इसका पहचानना इंपॉर्टेंट है कि पेन आ कहाँ से रहा है और उसी को ठीक करना है। हम पूरी बॉडी के साथ तो मजाक नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको हमें इवैल्यूएट करके एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके उसको ट्रीट करना है। तो ये एक हमारा SI जॉइंट पेन है। तो SI जॉइंट को पहले डायग्नोस्टिक ब्लॉक लगाते हैं, बहुत बार इंजेक्शन लगाते हैं डायग्नोस्टिक, फिर उसका ट्रीटमेंट ब्लॉक करते हैं, ऐसा कई बार देखा गया ये। और ये एक अब ये एक और चीज़ है आजकल, जैसे ये ये आजकल जो कोरोना कोविड हुआ, बहुत लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, बच्चे लोग कहीं बैठे रहे बेड्स पे, घंटों बैठे रहे, हम लोग भी काफ़ी देर तक बेड पे बैठे रहे या सिटिंग जॉब करते रहे। तो ये देखा गया है कि इन लोगों को टेल के ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी आ जाती है और टेल पेन करना शुरू कर देती है, टेल टिप पेन करना शुरू कर देती है। तो उसके लिए हम एक टेल बोन के लिए कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, रिलीफ हो जाता है। मेरे क्लास फेलो हैं और पैथोलॉजिस्ट हैं, वो नीरज तू सबको ठीक करता है, मुझे ठीक नहीं किया, भाई क्या प्रॉब्लम है अनिल? तो उन्होंने बोला मेरे टेल में पेन होता है। अब ही पैथोलॉजिस्ट सारा दिन माइक्रोस्कोप में काम करते रहते हैं, तो उनको टेल में स्ट्रेन आ गया, तो हम एक इंजेक्शन लगाया, आज 8-10 साल हो गए, ही इज़ ऑल गुड एंड ग्रेट। तो दिस इज़ दी ब्यूटी ऑफ दीज प्रोसीजर्स। कोई सालों से सफ़र कर रहा है और आपके एक इंजेक्शन से वो सालों के लिए ठीक हो जाता है, तो दैट चेंजेस द लाइफ ऑल टुगेदर। तो ये एक हमारे पास ट्रीटमेंट है जिससे हम नर्व को ब्लॉक करके, ये नर्व की ज़रूरत पड़ती है रेयरली, तो नर्व को ब्लॉक भी कर सकते हैं। एक और छोटी सी चीज़ है, मतलब बहुत कॉमन देखता हूँ मैं, मेरे पास बाहर से पेशेंट आते हैं, उनको रिब टिप, ये फ्लोटिंग रिब होती है हमारी, 2 पसली फुली फ्लोट करती हैं, उनकी टिप में पेन हो रहा होता है, तो वहाँ पे हम जाके इंजेक्शन लगाते हैं डायग्नोज करके और ट्रीट करते हैं, तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नहीं तो पेशेंट बहुत बुरी तरह सफ़र करते हैं, पेन होता है और रोते भी आते हैं कई बार। तो ये हमें ट्रीटमेंट करना होता है। और बात वहीं आ गई, डायग्नोसिस नहीं है तो पेशेंट सफ़र हो रहा था, पेशेंट दुनिया भर की, कई बार लोग हार्ट के लिए चले गए, किडनी के लिए चले गए, गैस्ट्रो वालों को दिखा दिया और किस किस का ट्रीटमेंट ले लिया, एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पकड़ेंगे तो ठीक कैसे होगा, प्रॉब्लम पकड़नी ज़रूरी है। सेम सिचुएशन, ये मैप होते हैं, रेफरल मैप है, जो सर्वाइकल की वजह से जो नर्व प्रेस हो जाए तो हाथों में दर्द आ जाता है, ये आपने मैप देखें, ये मसल पेन नहीं है, ये नर्व प्रेस हो रही है, इसका पेन आ रहा है। अब इस पेशेंट की छोटी सी हिस्ट्री सुनाऊंगा। इज़ ओनली 50 ईयर्स बाय द वे, और वेरी बिग बिजनेसमैन, बॉम्बे में गए बिजनेस करने, बाथरूम में स्लिप कर गए, कॉमन है बाथरूम स्लिप कर जाते हैं लोग, स्लिप कर गए, होटल में थे और वहाँ उनको शोल्डर में ब्रूज हो गया, सब वो ठीक हो गया। जब शोल्डर ब्रूजिंग वगैरह ठीक हुई 15 दिन बाद, तो उनको हाथ में दर्द आ गया राइट हैंड में, सब तरह का ट्रीटमेंट ले लिया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, 2 महीने तक इलाज करते रहे, जब बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आया तो एडमिट हुए, हमारे ऑर्थो फ्रेंड्स में रखा 9 दिन, फिर 4 दिन न्यूरो वालों को भी दिखाया, सब ने देखा और पेन ठीक नहीं हो रहा था। 13 डे पेशेंट ने अनाउंस कर दिया है कि मेरा पेन ठीक करो, नहीं तो मैं विंडो से जंप कर जाऊंगा।
मतलब थर्ड फ्लोर पे था, तो सारा हॉस्पिटल एकदम से घबरा गया, हॉस्पिटल की ओनरशिप घबरा गई कि ये क्या हो गया, पेशेंट सच में जंप कर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अब बांध तो सकते नहीं पेशेंट को। तो अल्टीमेटली आई वाज कॉल्ड, मैंने देखा तो मैंने कहा एमआरआई कराइए सर्वाइकल स्पाइन की। तब तक सर्वाइकल स्पाइन की एमआरआई नहीं हुई थी उस पेशेंट की। देखा गया तो क्लियर कट सर्वाइकल स्पाइन में ये कट ऑफ लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे नर्व प्रेस है। तो देन हैड सेड, मैंने उसको सिर्फ एक छोटी सी बात बोली, मैंने कहा मेरे को आपका ट्रीटमेंट दीजिए 3 दिन के लिए, अगर ठीक हो गया ठीक है, नहीं होगा तो ये विंडो ये आप जंप कर जाना, बिकॉज यू नो कि प्रॉब्लम क्या है आप, और उसका प्रॉब्लम का आपको श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट मालूम है, तो आप विद कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। तो वो सिचुएशन रही उनके साथ और वो ठीक हो गए अल्टीमेटली। आई वाज कॉल्ड और मैंने उनको ठीक कर दिया। पर ये बात उतनी सच्चाई है कि बहुत सारे पेन के पेशेंट जो राइटली डायग्नोज नहीं होते, ट्रीट नहीं होते, वो सुसाइड भी कर लेते हैं। प्लीज़ इस बात को समझिए, ऐसा देखा गया है कि लोग पेन नहीं ठीक हुआ और पेन की वजह से सुसाइड कर गए। तो वो बात मुझे थोड़ी सी पिंच होती है कहीं कि हमारे पास इतना अच्छा ट्रीटमेंट है और हम क्यों पेशेंट को फिर जान जाने दें। ये इंजेक्शन होते हैं, एपिड्यूरल इंजेक्शन हैं, ये हमारे सिस्टम होता है, साइड में से भी लगाते हैं और पीछे से भी लगाते हैं, सिंपल इंजेक्शन है और ये रूट ब्लॉक कर रहे हैं। जैसे हमने रूट ब्लॉक कर दी पहले, जैसे उस पेशेंट की बात बता रहा हूँ, फिर हम डिस्क के अंदर जाके आजकल ओजोन का इंजेक्शन लगाते हैं या डिस्क को आरएफ पास करके श्रिंक कर लेते हैं। ये ट्रीटमेंट है विच इज़ निडल ट्रीटमेंट। आप देखिए सिर्फ बॉडी के अंदर निडल जा रही है, जैसे कोविड का इंजेक्शन लगाते हैं, समथिंग लाइक दैट। निडल से आप आरएफ पास कर रहे हैं, आरएफ की निडल है, आरएफ पास करते हैं एनर्जी सोर्स, वो डिस्क को श्रिंक कर लेती है एंड इट गिव्स अ गुड रिस्पॉन्स। एनर्जी सोर्स में बेटर सोर्स भी है हमारे पास, प्लाज्मा सोर्स भी हैं जो बहुत हायर एनर्जी पास करते हैं पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट थ्रू निडल ओनली। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द प्रोसीजर। और इससे बड़ा प्रोसीजर है भी है जो हम इसमें एक मोटी और निडल डालते हैं, पर हमारे पास कोई स्कार नहीं, अब देखिए कोई निशान भी नहीं, गर्दन में पेशेंट कॉन्शियस है। एक तो हम काम एलए में कर रहे हैं लोकल में, एक एनेस्थीसिया नहीं दे रहे, एक डे केयर में कर रहे हैं, और एक बॉडी में कटिंग नहीं है, निडल प्रोसीजर है, और ये इसकी ब्यूटी है, एंड पेशेंट गोज ऑन फाइन। तो ये कुछ एक एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है विद टाइम, एंड बहुत लोग इसका एडवांटेज ले रहे हैं और लेना चाहिए भी। इफ़ मेरी कोई फैमिली का या मेरा कोई नोन टू अगर होगा, अगर मेरे पास कोई अच्छा ट्रीटमेंट होगा नॉन सर्जिकल, तो उसे वो ऑप्शन दूंगा पहले मैं, बिफोर इट गोज फॉर सर्जरी। सर्जरी की एक बात और है, सर्जरी तो कभी भी की जा सकती है, वो ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट स्टेज में हो, सेकंड स्टेज में की जा सकती है अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो। उस सिचुएशन में ये कुछ गर्दन में दर्द होते हैं, जो लोगों को नेक पेन होते हैं, ये बिकॉज ऑफ फेसेड जॉइंट पेन मैप है, उसकी वजह से दर्द होता है। और इसके लिए छोटी सी नर्व होती है, ये यहाँ जाके हम आरएफ पास करते हैं जो जॉइंट को सप्लाई कर रही है, एंड पेन इज टेकन केयर ऑफ। ये एक निडल गई और ये आरएफ पास किया, और 1 इंच डीप है बस, तो आरएफ पास किया, उससे ज़्यादा डीप तो हमारे इंजेक्शन लगते हैं रूटीन में, एंड दैट वर्क्स गुड। आजकल अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड में देखा, निडल डाली, एग्जैक्ट स्पॉट पे निडल डाली और एग्जैक्ट ट्रीटमेंट होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एडवांसेस बता रहा हूँ, इतने एडवांसेस आ रहे हैं आज की डेट में, हमें उनको उनका एडवांटेज लेना है, हमें उनको अपने अडेप्ट करना है उन चीज़ों को अपने सिस्टम में। और ये है, अब ये कई बार देखा है लोगों को सर्वाइकल डिस्क भी है और लोअर कमर की भी 2 डिस्क हैं यहाँ। अब 3-3, 4-4 डिस्क हो जाए किसी को, तो सब जगह ऑपरेट तो नहीं कराएगा ना पेशेंट। ये बहुत पुरानी बात है, 2007 की, जलंधर से पेशेंट आया था। हम तीनों लेवल पे निडल ट्रीटमेंट तीनों लेवल पे कर सकते हैं। काटापीटी करेंगे तो पूरी स्पाइन कट जाएगी ऊपर से नीचे तक, एंड शी इज़ फाइन, दिस पेशेंट इज़ फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। ये मैंने बताया, कई बार पेशेंट सर्जरी के बाद भी दुखी हो रहे होते हैं, एंड वी गॉट टू हेल्प देम। अभी पेशेंट है, ही वॉज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट 2009 में इनका सेकंड सर्जरी प्लान थी ऑन द वेरी डे, इस दिन उन्हें दूसरी सर्जरी होनी थी, बट ही केम टू नो अबाउट नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। देन ही केम टू मी ऑन द वेरी डे जिस दिन इनकी ओपन सर्जरी होनी थी, उस दिन हमने निडल ट्रीटमेंट किया उनका, एंड ही वाज फाइन। दिस इज ऑल वी हैव टू डू। हमें इतना कोई कट करने की जरूरत नहीं पड़ती बॉडी को, बट सिचुएशन वही है कि सर्जरी फोबिया इतना है, या डर इतना है, लोग ट्रीटमेंट कराते नहीं हैं। अब इस लेडी के साथ बड़ी अजीब सी स्टोरी है, ये पैरालाइज है नीचे पूरी बॉडी यहाँ से यहाँ तक, और इस स्टेचर पे आई है क्लिनिक पे, उनसे पूछा भाई बहुत ज़्यादा टाइट है कैनाल, क्यों नहीं ऑपरेट कराते? तो बोले जी मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए मेरी सर्जरी नहीं करा रहे। मैं ऐसा प्यार गलत समझता हूँ जो पेशेंट का नुकसान कर रहा है, पैरालाइज हो चुकी हैं ये, और फिर उसके ऊपर ये बोलती गारंटी नहीं लेता कोई डॉक्टर। कैसे गारंटी लेंगे? आप इतनी गंदी बीमारी करेंगे, उसे और बढ़ा देंगे और गारंटी डॉक्टर से लेंगे, ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है। मैंने कहा कोई गारंटी लेना ले, आप ट्रीटमेंट कराइए, अर्लीस्ट सर्जरी कराइए, एंड उसको ओपन कराइए कैनाल को, नहीं तो कभी भी नहीं ठीक होंगे। तो एक सिचुएशन आ जाती है, रिवर्सिबल स्टेज आ जाती है कि जो लोग थोड़ा लापरवाही करते हैं वो नुकसान में आ जाते हैं। एक ये सिचुएशन है, देखिए ये आयरन मैन है, ये पूरी सर्जरी होगी, देख रहे हैं कितना सारे स्क्रूज एंड रॉड्स हैं, और यहाँ प्लेटिंग, फिर भी ये पेशेंट को यहाँ पेन था लोअर वाले पार्ट में। पर इसमें अब इशू हुआ कि हमने कहा इसको और बड़ी सर्जरी करा के ठीक करा लो, तो वो इसलिए नहीं करा रहे कि जी इनको पहली सर्जरी के बाद एक वो CSF लीक कर गया,
CSF लीक की सर्जरी करी तो इनको स्ट्रोक अटैक पड़ गया, तो 20 दिन वेंटिलेटर पर रहे पेशेंट। अब इसके बाद इस 77 ईयर एज में दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़ती फिर सर्जरी करने की, पर तब हम निडल से या हमारे ट्रीटमेंट से ठीक करते हैं उन लोगों को। जिसमें कोई न्यू एडवांसेस आ गए, जैसे हार्ट में पेस मेकर डालते हैं, तो आजकल न्यूरो मॉड्यूलेशन थेरेपीज आ गई हैं। न्यूरो मॉड्यूलेशन में जैसे हार्ट के सिंपली हार्ट की पेस मेकर, जैसे हम स्पाइन में पेसिंग करते हैं, और उसकी मैकेनिज्म है जहाँ डाल के बैटरी को और स्पाइन के अंदर वायर डाल के वो उसको ऑन करते हैं, पेस मेकिंग जैसे स्पाइन में पेसिंग करता है, तो वो पेन को ब्लॉक कर देता है। इसके एडवांटेज है, जैसे पेशेंट है ये, इसकी 6 ओपन सर्जरी हो चुकी है और 6-7 बार इंजेक्शन ट्रीटमेंट भी हो चुका है, फिर भी पेशेंट सफ़र कर रहा है। उसमें फिर हम ये पेसिंग वाली लीड डाल के और ये पेशेंट को ट्रीटमेंट किया, पेसिंग से ट्रीटमेंट किया, ये बैटरी हम बॉडी के अंदर डाल देते हैं और उससे पेशेंट का पेन ठीक हो जाता है। इससे पेशेंट ओके कंफर्टेबल है। अगले दिन पेशेंट चल रहा है, मैं और पेशेंट लिफ्ट में इकट्ठे आ रहे थे 2 दिन बाद, मतलब ये सिचुएशन है, ब्यूटी है। राजेंद्र, आई हैव ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर मेरा टॉक है, another 10 minutes. I know if you are okay with, या फिर किसी और दिन रखना चाहेंगे। I'm okay with both. Okay sir, please. Okay, so I have a little of talk which is important, which is osteoporosis. आपने मुझे याद है, मुझे 16 अक्टूबर को बोला था ऑस्टियोपोरोसिस में लेक्चर कीजिए, तब मेरे को जाना था न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, तो फिर मेरा तब हो नहीं पाया था, पर दिस इज़ वेरी रेलिवेंट टॉपिक। हम इस पे डिस्कस इन डिटेल फिर किसी और दिन भी कर सकते हैं। आज मैं सिर्फ ब्राउज पाउन करूँगा, सिर्फ टच पाउन करके निकलूँगा, एंड दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। अब क्यों इतना इशू है ऑस्टियोपोरोसिस को, मैंने बताया एजिंग का इशू है। हमारे पास 85 ईयर एंड ओल्डर के लोग और 65 एंड ओल्डर के लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं। जितनी पॉपुलेशन एज करेगी उतनी ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन है, और ये घर घर की प्रॉब्लम है। इससे ह्यूमन बॉडी आफ्टर ऑल, ये देखिए हेल्दी बोन है, ये बिल्कुल डेंस है, और ये एम्प्टी बोन है। ऑस्टियोपोरोटिक बोन एम्प्टी, और जो एम्प्टी होगी वो छोटी छोटी इंजरी से टूट जाती है। और अगर इसे हम ठीक नहीं करते टाइमली, तो ये बैक पेन, स्पाइनल डिफॉर्मिटी करते हुए, लंग फंक्शन करते हुए, भूख नहीं है, स्लीपिंग प्रॉब्लम है, एक्टिविटी कम हो गई, और फर्दर जैसे पेशेंट बैठेगा तो और ज़्यादा वीक हो जाएगी बोन, जैसे बैठे और बॉडी खराब हुई। तो ये करते करते इवन देखा गया कि लोगों की मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है, डेथ रेट भी ज़्यादा है इन लोगों में, जनरल पॉपुलेशन कंपैरिजन में जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। आजकल बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आ गए, इंजेक्शन ट्रीटमेंट आ गए, इनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, जो 10-10 साल तक लिए जा सकते हैं, और बोन हेल्थ 20% बेटर हो जाती है इनसे। वो ट्रीटमेंट हमें लेना ही लेना है। बस सपोज मेरे पास पेशेंट आ गया फ्रैक्चर वाला, तो मैं उसको ये ट्रीटमेंट भी दूंगा, फ्रैक्चर भी सीमेंट करूंगा, ये ट्रीटमेंट भी दूंगा, बिकॉज एक बोन टूटी है ना, बाकी तो ठीक रखनी है, उनको नहीं टूटने देना है। ऐसा देखा गया अगर एक बोन टूटी अब ठीक नहीं की, तो दूसरे टूटने का चांस 5 गुना हो जाता है विद इन 1 ईयर। और 2 टूट गई और फिर ठीक नहीं किया, उसको ट्रीटमेंट सीरियस नहीं लिया, तो इट इज़ 95 टाइम्स चांसेस हैं कि एक और बोन टूटेगी, फ्रैक्चर होगी। तो ये रेशियो बढ़ती चली जाती है विद ईच न्यू फ्रैक्चर। तो हमें टाइमली ट्रीटमेंट करना है, उसको छोड़ना नहीं है। और ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, हम निडल डालते हैं वर्टिब्रा के अंदर सीएम गाइडेंस में, और इसके अंदर लिक्विड सीमेंट है, हम इंजेक्ट कर देते हैं, पेस्ट जैसा बना के इंजेक्ट कर देते हैं, एंड विद इन 5 मिनट्स वो रॉक हार्ड हो जाता है। 5-10 मिनट के अंदर आप पेशेंट उसके बाद चल के उठ के चले जाओ, 10 मिनट में रॉक हार्ड हो जाएगा वो। एक ये ब्यूटी है। अब ये हमारे कोई मार्केटिंग मैनेजर, उनके फादर साहब थे, गुरुद्वारे में सुबह सुबह गिर के फिसल गए, गीला होता है होश में, ये फ्रैक्चर दिख रहा है क्लियर कट सबको, फ्रैक्चर हो गया, कुछ नहीं, सेम डे उन्होंने उनको लिटाया, यहाँ नीडल डाली, ये सीमेंट डाला, अगले दिन वो चले गए, और 1 हफ्ते बाद फिर गुरुद्वारे चले गए। द आइडियोलॉजी इज़ कि आजकल टाइम किसी के पास भी नहीं है, फ्री कोई भी नहीं बिस्तर में महीनों लेटने के लिए। जैसे पहले हमारे हिप फ्रैक्चर होते थे, 6 महीने के लिए लिटा दिया ट्रैक्शन लगा के, थॉमस प्लेन डाल के। आजकल क्या है, आप फ्रैक्चर हुआ, आप प्रोसेसिस डाली, 30 दिन पेशेंट चले। ओल्ड पीपल है ना, लिटा सकते ही नहीं, लिटाते ही ख़राब हो जाता है। और आजकल किसके पास टाइम है इतना फैमिली में कि 6 महीने लिटा दो, उसकी केयर भी करो, तो वो एक और इशू भी है, और इट इज़ नॉट फेयर ऑल्सो। अब ये मिस्टर हैं, एक हमारे फ्रेंड ही हैं, जैन साहब भी हैं, कोई एज भी ज़्यादा नहीं, 59 एज है इनकी। ये एक फ्रैक्चर हुआ था इनको, और वो थोड़ा सा लापरवाही होगी पेशेंट की तरफ से या डॉक्टर की तरफ से, 6 फ्रैक्चर हो गए इनके एक के, और ध्यान नहीं दिया। अब पेशेंट पेन में आया, मैंने कहा MRI कराओ, तो 6 फ्रैक्चर, मैंने 6 के 6 एक बार में सीमेंट किए। ये उस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2010 में, और 2012 में मैं इसको वर्ल्ड कांग्रेस में मियामी में प्रेजेंट करके आया था। बहुत लोग खुश हुए थे, उसमें 3 फ्रैक्चर मैक्सिमम किसी ने किए थे, और उसमें मेरा ये बहुत अप्रिशिएट किया था, 6 लेवल एक साथ हो सकते हैं। आई शोड देम, मेरे कुछ काम है विच इज़ ग्लोबल फर्स्ट, तो लोग बहुत खुश होते हैं। न्यू जर्सी में जैसे मैं बताया, बहुत लोग खुश हुए थे, मैंने अपना काम प्रेजेंट किया। कुछ लोगों में कैंसर में मैंने कहा चला जाता है, तो हमें उनकी बायोप्सी ले लेते हैं, और कैंसर में भी सीमेंट करते हैं ताकि बोन हेल्दी हो जाए, ये नहीं कि उनको सफ़र करने के लिए छोड़ना है। ये कुछ लास्ट फ्यू स्लाइड्स हैं, ये काफोप्लास्टी है, फ्रैक्चर हो गया, बैठ गई बोन, बैठ गई तो उसको हम बैलूनिंग से पहले खड़ी कर लेते हैं,
और उस खड़ी हो करने के बाद उस, अब जैसे मैंने बताया जैसे ये है, बैलूनिंग से पहले उसको ओपन कर लिया, एलिवेट कर लिया और फिर सीमेंट डाल दिया उसमें, एंड देन अगेन यू जस्ट लेट द पेशेंट वॉक बैक होम। तो ये कुछ इंस्टेंट हैं और ये इसमें इससे ये निडल ये बॉडी के अंदर पड़ी है और ये सीमेंट हम तैयार कर रहे हैं। सीमेंट जब थोड़ा सा हार्ड होना शुरू होता है हम इंजेक्ट कर देते हैं और ये ऐसा हो जाता है। ये बलून से पहले एलिवेट कर लिया, ये खाली जगह बना ली पहले एलिवेट करके और यहाँ सीमेंट भर दिया, गो होम। ये ब्यूटी है। अब ये छोटा सा स्लाइड है, ये देखिए, इस पेशेंट को यहाँ से यहाँ तक ऑपरेट कर दिया, खोल दिया, स्क्रू देखिए पूरा रॉड्स डली हैं सारी। फ्रैक्चर ये है, पेशेंट फिर भी इन पेन है इस फ्रैक्चर से। उसको हमने इस निडल से, पंचर से हमने निडल डाल के इसको सीमेंट कर दिया एंड वॉक बैक होम। पेशेंट जाओ घर, चल के जाओ। और इस सर्जरी के बाद 1 महीने तक पेशेंट चल नहीं पाया, ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट कि कैसे चलेगा। एंड बाय द वे मेनी ऑफ दीज पेशेंट आर ओल्ड पीपल, वेरी वेरी ओल्ड पीपल। मतलब हम लोग बड़ों की दया रिस्पेक्ट करते हैं पर हमें दया आती है उनकी तकलीफ हो ऐसी। मन से तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं पर आप उनको चलता करना चाहते हो, आप चाहते हो चलते रहें, अपने मूवमेंट में रहें, लाइफ में रहें, बिस्तर पे नहीं आए। जैसे बिस्तर पे आया पेशेंट ख़राब हुआ एंड लाइफ गोज डाउन हिल, तो हमें वो नहीं होने देना। टीचिंग इज़ लर्निंग। मैं बहुत खुश होता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं वर्कशॉप्स करता हूँ। मैंने अभी वर्कशॉप ख़त्म की, 12 से 18 दिसंबर मेरी वर्कशॉप हुई है लास्ट, और पूरे वर्ल्ड से मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं ट्रेनिंग लेने। मेरी अथॉरिटी है कुछ चीज़ों में और वो लोग खुश होते हैं। मैं मॉन्ट्रियल में गया था, मॉन्ट्रियल में जो डिक्लेरेशन था उनका ये था, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन था कि पेन रिलीफ इज़ ह्यूमन राइट। ये WHO भी बोलता है और UN भी बोलता है और मॉन्ट्रियल में डिक्लेरेशन भी हुआ था। और हम लोग कोशिश करते हैं अगर पेशेंट का ये ह्यूमन राइट है तो हमारी ड्यूटी भी हो जाती है कि हम इसको डिलीवर करें, पेशेंट को ठीक करें। हमारी उतनी ड्यूटी जितना पेशेंट का ये राइट है। इट इज़ डॉक्टर्स ड्यूटी टू। और हम जो भी कुछ कर रहे हैं आज सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। कई बार अंदर इमोशनल हो जाता हूँ कि हमें इस दुनिया को, जैसे आर्मी मैन है, आप बॉर्डर सिक्योर करते हैं तो आप चाहते हैं नेशन बिल्ड अप हो, नेशन स्ट्रेंथ ले। आप इसलिए अपनी लोग जान देते हैं, आप इसलिए इतनी मेहनत करते हैं और दिल से करते हैं। कोई इसमें किसी के कहने नहीं, आपके भावनाएं अपने अंदर इंटरनल आपकी हैं और तभी आदमी आर्मी मैन बन पाता है। यही हमें इस वर्ल्ड को पेन फ्री बनाना है। जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को एक वर्ल्ड देना है जहाँ उनको कम से कम तकलीफ हो, जितना पेन फ्री हो सके कर सकें। होगी, बॉडी है, इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर हम उसे ट्रीटमेंट कर सकें वही हमारा जिसको बोलते हैं गिव बैक टू द सोसाइटी है। हम अपनी कोशिश करते हैं कि गिव बैक कर सकें जितना हो सके। एंड कोई क्वेश्चंस हो फ्रेंड्स तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क इट। और मुझे खुशी होगी जितना इंटरेक्टिव होगा, जितना पूछेंगे उतने मैं बात कर पाऊंगा, उतनी मुझे खुशी होगी। थैंक यू डॉक्टर नीरज जैन सर, आपने बड़ा विस्तार से और इसके बारे में सबको गाइड किया है, बड़ा विजडम